गुड मॉर्निंग क्रैकर्स। वेलकम बैक। अब तक जो है ना हमने वन शॉट रिवीजन लिया था लास्ट। ठीक है। स्केलेटन सिस्टम के ऊपर वन शॉट ले चुके हैं और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दोनों टॉपिक्स हम कर चुके हैं वन शॉट रिवीजन में भी। ठीक है, तो आई गेस ये आपने कवर अप कर लिया होगा। यहाँ तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारा सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, अब देखो सारा सारा जो लेक्चर है ना, पूरी की पूरी वन शॉट रिवीजन ही आज होगा। और आज का टॉपिक है हमारा मस्कुलर सिस्टम। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी, मैंने पहले ही प्लेलिस्ट के अंदर 4-5 वीडियो डाल रखी हैं। ठीक है, वो डिटेल के अंदर है। अब यहाँ वन शॉट एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट मस्कुलर सिस्टम करवाऊंगा, जिसके अंदर स्किन भी होगा और मसल भी होगा। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में करेंगे। और किसी को डिटेल में पढ़ना है ना, वैसे तो ये भी डिटेल में होगा, पर अगर फिर भी चाहो कि नहीं एक एक चीज हम पढ़ें, तो उसके लिए प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे रहेगा, मतलब पहले बेसिक करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे आगे चलती जाएगी ना हमारी बायोलॉजी, तो ये टॉपिक्स रिवाइज भी होंगे और इनके साथ कुछ ना कुछ ऐड भी होता जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक के साथ चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है? मस्कुलर सिस्टम। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर इन ऑल टोटल कितनी मसल्स हैं। तो हमारी बॉडी में 639 मसल्स हैं। कितनी है? 639। फिर अगर क्वेश्चन आ जाए कि बोन्स कितनी है, तो बोन्स है 206। कितनी? 206। ये कुछ बेसिक्स आंकड़े हैं, बेसिक नंबर्स हैं, इनको याद रखना। मसल कितनी है? 639 मसल्स हैं। ठीक है, मसल फिर मस्कुलर सिस्टम है। अब जो मसल है हमारा, मसल क्या है सर? मस्कुलर सिस्टम क्या है? ये हमारा ऑर्गन है, टिश्यू है, स्केलेटन का पार्ट है, क्या है ये? तो मस्कुलर सिस्टम हमारा हमारा ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन। ये एक बार पहले प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, ऑर्गन, टिश्यू, बोन और या फिर कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे 4-5 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑर्गन। तो मस्कुलर सिस्टम हमारा ऑर्गन है। फिर जैसे हमें हमें पता है, जैसे बोन्स हैं, टाइम के साथ बोन्स वीक होती जाती हैं। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, बच्चे में तो वीक बोन्स ही होती हैं, वो धीरे धीरे जैसे अडल्ट होगा तो उसकी बोन्स स्ट्रोंग होगी। ठीक है, पर जैसे जैसे और वो बड़ा होगा और वो ओल्ड एज की तरफ जाएगा, वैसे वैसे उसकी बोन्स जो है वो वीक होने लग जाएंगी, वीकनेस आने लग जाएगी। क्यों आने लग जाएगी? क्योंकि एक एक कैपेसिटी होती है बोन्स की जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है। क्या? विटामिन डी। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? विटामिन डी। यही है ना विटामिन डी जो कैल्शियम को सिंथेसाइज करता है। हम कुछ भी खाना खाते हैं उससे कैल्शियम को अलग करके यूजेज में कौन लेके आता है? विटामिन डी। इसलिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर 30-40 साल के बाद है ना, अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 साल लगाओ, 40-45 ईयर्स का जब बंदा हो जाता है ना इंसान, तब उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है कैल्शियम वगैरह के एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप कितना भी दूध पी लो, कितनी भी कैल्शियम युक्त चीजें खा लो, वो कैल्शियम आपका पूरा होगा नहीं। तो इनडायरेक्टली बोले तो हमारी बोन वीक होने लग जाएंगी, बोन्स में वीकनेस आने लग जाएगा। ठीक है, यही वीकनेस है जो एज के साथ बढ़ता है। इसीलिए बोन्स जो है ना वो एज के साथ कम होती जाती है, यानी कि कम होने का मतलब कमजोर होती जाती है। पर ऐसा मसल्स के साथ नहीं है। जैसे मान लो आप 20 की एज में जिम जाओ, तब आपकी मस्कुलर बॉडी बन सकती है। आप लेट हो गए, आप 25 की एज में करना चाहो जिम, तो भी आप एक्सरसाइज वगैरह करके अपनी बॉडी को सुंदर सुडौल और हष्ट पुष्ट बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहो कि नहीं मैं तो 35 का हो गया, अभी भी देरी नहीं हुई है, आप प्रॉपर प्रोटीन वगैरह, प्रॉपर डाइट वगैरह लो, और आपकी भी मतलब मस्कुलर सिस्टम बिल्कुल सुंदर सुडौल बन सकता है, मतलब हेल्दी बॉडी बन सकती है। ठीक है, आप चाहो कि मैं 45 का हो गया, आप इस एज में भी अपनी मस्कुलर सिस्टम को एक आकार दे सकते हैं, एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया हमारे बोन्स में और हमारे मस्कुलर सिस्टम में। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारी बोन्स हैं, इसको इसकी स्टडी को बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी। इसके स्पेशलिस्ट को क्या बोलेंगे? ओस्टियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सिमिलर वे में मस्कुलर सिस्टम की स्टडी को क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम, उसको बोलेंगे मायोलॉजी। अब ये क्वेश्चन में आता है। फिर क्वेश्चन में एक कंफ्यूज करने के लिए मायोलॉजी की जगह क्या है, कई बार दे देगा माइकोलॉजी। क्या देगा? माइकोलॉजी, सिर्फ सी ऐड कर दिया। मायोलॉजी तो होगी स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम, पर क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूज करने के लिए मायो की जगह माइको दे देगा। तब वो स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम नहीं होगा, वो क्या होगा? वो हमारा स्टडी ऑफ फंगी होगा। जो हमारा फंगस होता है ना,
हमारा फंगस, उसकी स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। फिर एक और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, जैसे हमें पता है साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है, स्टडी होती है बिहेवियर की, है ना। पर कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, वो देगा फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। अब देखो, जिसने पढ़ रखा है ना, वो तो कर देगा इसको ठीक। अब जिसने नहीं पढ़ रखा वो तो गलत करेगा। क्यों गलत करेगा? वो इसीलिए गलत करेगा क्योंकि ये दोनों सिमिलर स्पेलिंग के साथ हैं, लगभग सेम ही तो है स्पेलिंग, हल्का सा बस ऐसी तो चेंज है। तो ऐसे साइकोलॉजी देगा, पर देगा नहीं साइकोलॉजी, कंफ्यूज करने के लिए फाइकोलॉजी देगा। अब फाइकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है। क्या कहा मैंने? माइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम। माइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फंगस। फाइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन पेपर में दे दिए जाते हैं, पर अगर हम पहले ही पढ़ के जाएं तो हम कंफ्यूज होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले ही पढ़ के जाएंगे। फिर हमारा क्वेश्चन बनता है कि कौन सी एम्ब्रियो की लेयर से मस्कुलर सिस्टम का क्रिएशन होता है। अब उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो क्या है। एम्ब्रियो क्या है? देखो, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, सबको पता है। जैसे कुछ मेल पढ़ रहे होंगे मेरे साथ, कुछ फीमेल्स पढ़ रही होंगी मेरे साथ। मेल हो गया, उसका एक सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल होगा, उनका सेक्स ऑर्गन होगा, दोनों अलग अलग है ना। फिर मेल का गैमीट होता है जिसको बोलते हैं स्पर्म, ये मेल गैमीट है। फीमेल गैमीट क्या होगा, ओवम। ठीक है, जब ये दोनों फ्यूज होंगे यानी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, जब ये फ्यूज होंगे तो एक फर्टिलाइज्ड सेल का क्रिएशन होगा, यानी कि एक जीव बनेगा, फर्टिलाइज्ड सेल, जिसको बोलते हैं हम जायगोट। क्या बोलते हैं? जायगोट। ठीक है, फिर ये जायगोट ग्रोथ करेगा, थोड़ा एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे ग्रोथ करेगा। फिर हमारा क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ये होता है एम्ब्रियो। अब बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक बॉडी पार्ट, हमारे नाखून से लेके बाल से लेके हमारे इंटरनल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, स्केलेटन सिस्टम, आईज, नाक, कान, गला, सब, आंख, नाक, कान, गला से गिली गिली छू तक की सब चीजें एम्ब्रियो से ही क्रिएट होती हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यही है जो डिवाइड होकर हमारी कंप्लीट बॉडी का निर्माण करेगा। यही हाथ बनाएगा, यही पैर बनाएगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मस्कुलर सिस्टम को एम्ब्रियो की कौन सी लेयर से बनाया जाता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो की तीन लेयर्स हैं। कौन सी? एक तो एक्टोडर्म, जो सबसे अंदर वाली, फिर मीजोडर्म, ठीक है, और फिर एक्सोडर्म। ये वाली कौन सी होगी, एक्सोडर्म। ये कौन सी होगी, मीजोडर्म। और ये कौन सी होगी, एंडोडर्म। एक्सोडर्म को एक्टोडर्म भी बोलते हैं, एक्टोडर्म। ठीक है, तो जो हमारी मस्कुलर सिस्टम है ना, अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से कौन सी एम्ब्रियो की लेयर हमारे मस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। तो उसका आंसर है मीजोडर्म। हमारा मस्कुलर सिस्टम मीजोडर्म से बनता है। किससे बनता है, मीजोडर्म से। पर यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, हमारा कंप्लीट मस्कुलर सिस्टम मीजोडर्म से नहीं बनता। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो हमारी आईज के अंदर मसल है ना, आईज की मसल्स, वो कुछ मसल्स मीजोडर्म की जगह पे एंडोडर्म से बनती है, यानी सबसे अंदर वाली लेयर से बनती है। ठीक है, एंडोडर्म से नहीं बनती, एक्टोडर्म से बनती है, यानी सबसे लास्ट वाली लेयर से। तो ये ध्यान रखना, ये कई बार कंफ्यूज करता है। क्या? कि जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है वो मीजोडर्म वाली लेयर से बनता है एम्ब्रियो की, परंतु इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। जो क्या है, हमारी आई की मसल है ना, जैसे आइरिस, सीलियरी, ये दो मसल्स ऐसी हैं जो हमारी आई के अंदर मिलती हैं, और ये दोनों एंड एक्टोडर्म से बनती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सोडर्म, या फिर एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, ऐसे तीन टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, या तो हम वो दे देगा एक्सोडर्म, या वो दे देगा एक्टोडर्म, या फिर दे देगा आउटर मोस्ट लेयर, या फिर दे देगा वो लेयर जो मीजोडर्म से बाहर की साइड मिलती है ना। तो घुमाने के लिए कुछ भी दे सकता है, पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी मसल्स हैं वो मूवमेंट कैसे करती हैं। क्या क्वेश्चन है, मस्कुलर मूवमेंट। तो हमारा मस्कुलर मूवमेंट चार टाइप्स का होता है। कितनी टाइप्स का होता है, चार टाइप्स का। अब कौन सा होता है वो देखते हैं। सो बेसिकली फोर टाइप्स की हमारी मस्कुलर मूवमेंट होती है, जिसके अंदर पहला तो हो गया हमारा नॉर्मल मसल मूवमेंट। मसल मूवमेंट, जैसे हमारे हाथ पांव कैसे मूवमेंट करते हैं, मसल के हेल्प से करते हैं, तो वो सारा मूवमेंट इस मस्कुलर मूवमेंट के अंदर आ गया। पहला पार्ट, पहला टाइप मसल मूवमेंट। सेकंड हो गया अमीबॉइडल मूवमेंट।
अमीबोइडल मूवमेंट। अब नाम में इसके अमीबा है ना, तो वो सारे की सारी मूवमेंट जो एक अमीबा टाइप का जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो करता है ना, वो सब इसके अंडर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी, या फिर हम बोल सकते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, ऐसी सेल्स जो सिंगल सेलुलर हैं यानी यूनिसेलुलर हैं, वे सब अप्रोक्सीमेटली अमीबॉइडल मूवमेंट ही शो करती हैं। फिर डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ल्यूकोसाइट क्या होता है, तो भी टेंशन मत लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। हम जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, कि कैसे हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, कैसे हमारी एनर्जी बनती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, तो धीरे धीरे सब करेंगे, तो उसके अंदर ये भी बताया जाएगा, ये भी बताया जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना बताया जाएगा जो मस्कुलर सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मस्कुलर सिस्टम पे ज्यादा फोर्स रहेगा फिलहाल। ठीक है, तो पहला क्या कौन सा हो गया, मस्कुलर मूवमेंट। दूसरा हो गया अमीबॉइडल मूवमेंट। फिर तीसरा होता है हमारा सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट। ठीक है, ये वो मूवमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के होलो ऑर्गन्स शो करते हैं। जितने होलो ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे हमारी होलो होलो ट्यूब्स होती हैं, कौन सी, एक तो एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, अब याद करो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, मैं करा चुका हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से लेके हमारे एनस तक, इसी के बीच में तो हमारा डाइजेशन होता है। तो वो जितनी भी कैनाल है ना, हमारी माउथ से लेकर ईसोफेगस, फिर फेरेंक्स, पहले फेरेंक्स फिर ईसोफेगस, फिर हमारा स्टमक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब जो है ना, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 9 से 10 मीटर। ये सब मैं करा चुका हूँ और ये रिपीट भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो अब मुझे इतनी उम्मीद है आपसे, मतलब इतनी होप है कि आप यहाँ तक अपना काम पूरा रख रहे हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल एग्जाम्पल है सीलियरी मूवमेंट का, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सीलियरी मूवमेंट शो होती है। और होलो ऑर्गन्स कौन से हो सकते हैं हमारे, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक, हम सांस लेते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक से लेते हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक एक होलो ऑर्गन है। होलो ऑर्गन है तो वो सीलियरी मूवमेंट शो करेगा। फिर जैसे हमारा यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक, अब यूरिनरी ट्रैक क्या होता है, हम यूरिन जाते हैं तो उसका एक रास्ता है, एक स्पेसिफिक वे है, वहीं से तो यूरिन जाते हैं। ऐसा तो है नहीं मन किया हमने हाथ से कर दिया ना, एक प्रॉपर जगह है हर चीज, हर फंक्शन को करने के लिए। तो वही जो ट्रैक होता है ना, वही हमारा यूरिनरी ट्रैक है, वो भी होलो है। होलो ऑर्गन है तभी तो उसके अंदर से यूरिन फ्लो कर पा रही है, वरना अगर वो होलो नहीं होता तो यूरिन फ्लो ही नहीं करती। इसलिए वो भी सीलियरी मूवमेंट शो करता है। फिर आता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब ये फीमेल्स में होता है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, जाइगोट वगैरह बनता है, सब कुछ सिस्टम यही होता है। ये हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करेंगे ना, तब इसको डिटेल में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको और डिटेल में करेंगे। पर फिलहाल हम मूवमेंट देख रहे हैं, तो ये जो है ना फेलोपियन ट्यूब, वो सीलियरी मूवमेंट शो करती है। ठीक है, और एक लास्ट आ गया, क्या, फ्लैजिला मूवमेंट। फ्लैजिला मूवमेंट। अब फ्लैजिला मूवमेंट क्या होती है, ये ऐसी मूवमेंट है जो टेल वगैरह शो करती हैं। टेल बोले तो जैसे स्पर्म है, ये हेड हो गया, ये टेल होगी, तो स्पर्म की जो टेल होगी ना, वो फ्लैजिला मूवमेंट शो करेगी। जैसे पैरामीशियम हो गया है ना, कैसा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है, फिर ये उसके टेंटिकल्स होते हैं। तो ये जो मूवमेंट शो करते हैं ना, वो कौन सा होता है, फ्लैजिला मूवमेंट होता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा स्पर्म है, कैसी मूवमेंट शो करता है, कैसे करता है, फ्लैजिला मूवमेंट। फिर हमारा दे दे एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल के अंदर कैसा मूवमेंट होता है, तो होता है सीलियरी मूवमेंट। मसल ही तो है ये, तो इसके अंदर हो गया सीलियरी मूवमेंट। डब्ल्यूबीसी, लाइकोसाइड, इनका कैसा मूवमेंट होता है, तो इनका होता है अमीबॉइडल मूवमेंट। और फिर हमारे बॉडी है, हमारे ऑर्गन है, उसका कैसा होता है, मसल ऑर्गन, मसल मूवमेंट। ठीक है, तो आई गेस इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर जो हमारी मसल्स है ना, किस चीज से बनती है, वो बनती है प्रोटीन से, प्लस में फोस्फोरस से। ठीक है, अब मसल बनती है हमारी प्रोटीन से। इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे नए नए बच्चों को भूत चढ़ता है किस चीज का, कि हम जिम जाएंगे, जिम जाएंगे तो हम प्रोटीन लेंगे। क्यों लेते हैं प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन ही हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। प्रोटीन हमारी बॉडी में एमिनो एसिड की फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, तो एमिनो एसिड बहुत यूजफुल है हमारे शरीर के लिए, और प्रोटीन ही हमें एमिनो एसिड देता है।
इसलिए इनडायरेक्टली प्रोटीन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हमारी मसल्स बनती भी प्रोटीन और फॉस्फोरस से है, इसलिए अगर हम प्रोटीन को एक्सटर्नल फूड की तरह, एक्सटर्नल खाना खाना भोजन है उसकी तरह अगर लेंगे, तो वो मसल के ऊपर डायरेक्ट वर्क करेगा, करेगा ही करेगा। ठीक है, पर शर्त ये है कि हमें मसल को ट्रेन करना पड़ेगा। सिर्फ प्रोटीन खाएंगे और मसल ट्रेन नहीं करेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और एक फॉस्फोरस से बनता है ये तो हो गया हमारा बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक कैसे होगा ये अभी बताया मैंने, क्योंकि काफी सारे मेजर रोल प्ले करता है ये। ठीक है, फिर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हमें स्ट्रेंथ देता है, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कौन करता है? फॉस्फोरस। इसलिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए हमारे मसल्स के लिए। फिर कौन सा प्रोटीन होता है जो हमारी मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है? अब प्रोटीन तो इंपॉर्टेंट है, पर कौन सा प्रोटीन, मतलब क्वेश्चन आएगा कि विच प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर मस्कुलर सिस्टम। तो दो टाइप के प्रोटीन इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो हो गया हमारा एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन, और दूसरा हो गया हमारा मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। ये दो प्रोटीन हमारे मस्कुलर सिस्टम को इम्प्रूव और उनके कॉन्ट्रैक्शन और उनके एक्सपेंशन में हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्लस में एक्सटेंड, या फिर एक्सपेंड, एक्सपेंशन। ये दोनों काम कौन करते हैं? हमारे एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से ही हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट प्लस एक्सपेंड होती हैं। ठीक है, फिर एक एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि जो हमारी मसल्स हैं वे कैसे काम करती हैं? तो हमारी मसल्स, ये दोनों मसल्स पेयर में काम करती हैं, यानी कि सिंगल सिंगल कभी भी मसल काम नहीं करती। ये तो प्रोटीन हो गया। दो मसल्स होती है हमारी, पहला तो हो गया फ्लेक्सर मसल और दूसरा हो गया हमारा एक्सटेंसर मसल, एक्सटेंसर मसल। ठीक है, अब ये दोनों जो मसल्स है ना, ये पेयर में काम करती हैं। सिंगल सिंगल मसल काम कभी कर ही नहीं सकती, इसलिए ये क्या हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। फिर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, क्या आया हुआ था कि जो हमारी एक्सटेंशन मसल है ना, एक्सटेंशन मसल, ये क्या करती है, कब ये यूज होती है और कब ये फ्लेक्सर मसल यूज होती है? देखो सिंपल सा आंसर है, एक्सटेंसर है, यानी कि एक्सटेंड। जब हमारी मसल एक्सटेंड होगी ना, यानी रिलैक्स होगी, जब मसल रिलैक्स होगी तब कौन सी मसल यूज होगी? एक्सटेंसर मसल यूज होगी। जैसे तुमने अपना हाथ है, बाइसेप को टाइट किया, यानी ये हाथ है, ये हाथ है, ये उंगलियां हैं, अपने बाइसेप को टाइट किया तो ये यहाँ से रिलैक्स नहीं होगी, टाइट हो जाएगी, यानी कि ये क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? हमारा फ्लेक्सर मसल। कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है फ्लेक्सर मसल। फिर ये कब यूज होती है? जब हम अपने हाथ को बेंड करें, बेंडिंग ऑर्गन्स के अंदर, ऑर्गन को जब बेंड करें ना, तब कौन सी मसल यूज होती है? हमारी फ्लेक्सर मसल। और एक्सटेंशन मसल इसकी बिल्कुल अपोजिट, यानी कि जब भी हम रिलैक्स फुल फील कराएंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट से हम अपने हाथ को, बेंडिंग हाथ को सीधा करेंगे, हमारे ऑलरेडी बेंडेड हुए हुए हाथ को सीधा करेंगे ना, तब कौन सी मसल होगी यूज में? एक्सटेंसर मसल। फिर ये रिलैक्स होती है तब यूज होती है, यानी कि हमने हाथ मोड़ा, मोड़ा तब ये हमारी मसल रिलैक्स नहीं है, रिलैक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्शन फील कर रही है, तब यूज हुई हमारी फ्लेक्सर मसल। पर जब हम इस बेंडेड हाथ को सीधा कर देंगे, तब हमारी मसल ऐसे लंबी हो जाती है ना और बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, तब कौन सी होती है? एक्सटेंसर मसल। उस टाइम पे हमारी मसल का शेप बड़ लंबी होगी, यानी वो एक्सटेंड होगी, तब कौन सी यूज हुई? एक्सटेंसर मसल। फिर मैंने कहा था कि ये दोनों पेयर में काम करती हैं। ठीक है, तो कैसे पेयर में काम करती हैं? जब भी आप अपने हाथ को सीधा करोगे ना, तो एक्सटेंसर मसल यूज हुई कहाँ पे? बाइसेप पे। पर उस टाइम पे तुम्हारा ट्राइसेप जो है वो टाइट हो जाता है। अपने हाथ है ना, उसको ऐसे सीधा और ऐसे टेढ़ा करो, तब तुम्हें दिखेगा कि एक बार जब हमारी बाइसेप टाइट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उस टाइम पे हमारी ट्राइसेप रिलैक्स हो रही है। परंतु जब हमारी ट्राइसेप रिलैक्स हो रही है ना, स्ट्रेट हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, तब हमारा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरह से दोनों हमेशा पेयर में काम करती हैं। फिर क्वेश्चन बनता है कि जैसे बॉडी वेट हमारा, मान लो आजकल तो कईयों का बॉडी वेट मतलब 50 ही है, इससे ज़्यादा है भी नहीं। तो हमारा 50 अगर किलो है ना बॉडी वेट, तो उसके अंदर 25 kg तो सिर्फ हमारा मसल्स की वजह से है। किसकी वजह से है? मसल्स की वजह से। जो मस्कुलर नहीं है, तो उसका वेट भी देखो आप कितना कम होगा। कोई पतला दुबला पतला लड़का है,
तो उसका वेट कितना होगा 50, किसी का 48, ऐसे होता है ना। तो उसके अंदर 48 है ना, तो 24 किलो वेट उसकी मसल्स का है, चाहे वो बिल्कुल ही पतला हो, थिन हो, तभी भी मसल्स तो हैं ही, बस वो ट्रेन होके शेप ही तो नहीं है, मसल तो है ही। इसका मतलब क्या है कि 50% बॉडी वेट है ना, बॉडी वेट, वो किसकी वजह से है? मसल्स की वजह से, मस्कुलर सिस्टम की वजह से। अब ये तभी है, जब भी कोई जिम जाता है, मस्कुलर अपनी बॉडी बना लेता है, तो उसका वेट गेन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मसल्स बढ़ेंगी तो हमारा वेट भी बढ़ेगा, और 50% बॉडी वेट ओनली हमारी मस्कुलर सिस्टम की वजह से ही होता है। तो आई गेस इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, फिर एक जैसे ये दो प्रोटीन है, इन प्रोटीन के साथ साथ एक आयन भी है जो हमारी मसल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सा है? हमारा कैल्शियम आयन। अब ये कैल्शियम आयन जो है वो बोन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये कैल्शियम आयन हमारा मसल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट हो गया तो हमें ये पढ़ना चाहिए। अब कैल्शियम है, कैल्शियम, कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क से। तो अभी फटाफट कमेंट कर दो कि जो काउ मिल्क है, काउ मिल्क, उसका कलर येलो क्यों होता है? और जो ह्यूमन मिल्क है या फिर किसी भी एनिमल का मिल्क है, वो वाइट क्यों होता है? येलो क्यों होता है और वाइट क्यों होता है? फटाफट कमेंट कर दो। तुम्हें भी पता लगेगा कि तुम्हारी तैयारी कितनी है, और पता चलता रहेगा कि कौन कितने पानी में है। काफी बच्चे तो बस ऐसे ही स्टार्टिंग का थंबनेल देख के और एक एक 10-12 सेकंड का देख के लेक्चर और चले जाते हैं कि क्या ही बताया होगा। देखो बात ऐसी है कि चाहे बता कैसी भी रहा हूं मैं, पर कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ ना आपको, वो बहुत ही परफेक्ट क्वालिटी का कंटेंट है। ठीक है, मैं मेरा रिवाइज होते होते आपको सबको करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने सुनील सर से पढ़ा है, और सुनील सर ने भी अपने गुरुजियों से पढ़ा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं, आप या तो डायरेक्टली उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर आप चाहो कि नहीं, कि नहीं हमें मतलब इतनी इतनी इनकम नहीं है कि हम ऐसे रुपए दे सकें, तो मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप करने वाले बनो, करवाने वाले तो बहुत हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा टाइप ऑफ मसल्स। टाइप ऑफ मसल्स, मसल्स की टाइप। तो मसल्स 3 टाइप की होती हैं। कितनी टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। अब 2 मिनट रुको, मैं एक बार बताता हूँ तुमको अभी। तो बेसिकली हमारी जो मस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर 3 टाइप ऑफ मसल्स मिलती हैं। कौन सी? पहला स्केलेटन मसल, फिर स्मूथ मसल, और फिर होती है हमारी कार्डियक मसल। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में देखेंगे जब हम दोबारा करेंगे ना, ये रिपीट होगा। एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे ना तब, एनिमल टिश्यू, तब ये सारा रिपीट होगा। तो अभी हम देखते हैं कि मसल्स हमारी 3 टाइप की हैं, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। अब कार्डियक के तो नाम से ही पता चल रहा है, कार्डियक यानी कि हार्ट से रिलेटेड होगा, इसलिए ये ओनली हार्ट में मिलती है। किस में मिलती है? ओनली हार्ट के अंदर। कौन सी मिलती है? कार्डियक मसल। ये एक ऐसी मसल है जो सिर्फ हार्ट में मिलती है और किसी भी ऑर्गन में नहीं मिलती, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर आती है हमारी स्केलेटन मसल। अब स्केलेटन मसल वो है जो स्केलेटन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, हमारी मूवमेंट को शो करती है। कौन सी करती है? स्केलेटन मसल। मैं अपनी उंगलियां हिला पा रहा हूँ, अपनी कलाई हिला पा रहा हूँ, अपने हाथ हिला पा रहा हूँ, किसकी वजह से हिला पा रहा हूँ? स्केलेटन मसल की हेल्प से हिला पा रहा हूँ। मैं मेरी मर्जी से हिला सकता हूँ ना अपनी उंगली, मैं जब चाहूँ इसको सीधी कर सकता हूँ, जब चाहे इसको मोड़ सकता हूँ, और जितनी देर चाहे उतनी देर इसको मोड़े रख सकता हूँ, है ना। इसका मतलब क्या है? ये मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं कब से कब तक इसको यूज करूँ, है ना। तो ऐसी मसल्स जो हमारे दिमाग पे डिपेंड करती हैं कि हम जब यूज करना चाहे तब करें, जब ना करना चाहे जब उनको यूज ना करें, उनको बोलते हैं वोलेंट्री मसल्स। वोलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो कौन सी होगी? वोलेंट्री मसल्स। अब जो मसल वोलेंट्री होती है ना, उसके अंदर थकावट होती ही होती है। अब जैसे आप रनिंग कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से अपने लेग्स को यूज कर रहे हो, पर एक टाइम आएगा, जैसे मान लो आपने 2 किलोमीटर भाग लिया, 5 भाग लिया, 8 भाग लिया, पर उसके बाद क्या हुआ? आप थकने लग जाओगे। यानी कि इसके अंदर क्या होती है? फटीग होती है, फटीग होती है। अब अगर इसके अंदर क्या होती है? फटीग होती है। फिर क्वेश्चन आता है स्मूथ मसल्स का। अब स्मूथ मसल है, ये एक नॉन वॉलेंटरी मसल है, नॉन वॉलेंटरी मसल है। इसका मतलब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक होता है। फॉर एग्जांपल हमारा लंग्स, आप ये नहीं चाहोगे कि मैं 1 घंटे तक अपना सांस रोक लूं, आप तो कुछ भी सोच सकते हो, पर ऐसा होगा नहीं। आप अपने लंग्स को ऐसे अपने दिमाग से यूज नहीं कर सकते। ऐसे तो आप एक ही बार में सारी सांस खींच जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है।
आप ये नहीं सोच सकते कि मैं एक बार में कितनी देर सांस लूँ ना, ये इनवॉलेंट्री है, ये अब ऑटोमेटिक रहेगा। आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भी इनवॉलेंट्री है, आपके हाथ में नहीं है कब आप अपने दिल को धड़काओ, कब आप अपने दिल को बंद कर दो। ठीक है, तो ऐसी मसल्स जो अपने बस में नहीं है, अपने ऑटोमेटिकली काम करने के लिए योग्य हैं, उनको बोलते हैं नॉन वोलेंट्री या इनवॉलेंट्री मसल्स। नॉन वोलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं उनको। ठीक है, तो उनके अंदर फटीग नहीं होती, नो फटीग। अब नो फटीग का क्या मतलब है? तुमने देखा होगा तुम्हारा हार्ट 24 घंटे दिन में धड़कता रहता है, 1 मिनट भी नहीं रुकता। 1 मिनट भी रुक जाए ना इंसान तो टपक जाएगा, है ना। 24 घंटे तक काम करता रहता है तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा लंग्स, तुम्हारे इंटेस्टाइन, ये कभी थकते ही नहीं है। क्यों नहीं थकते हैं? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंट्री है। इसी वजह से ये थकते नहीं है। जिस दिन ये थक जाएगा ना, उस दिन तो आदमी ही थक जाएगा, उठ ही जाएगा आदमी, थके भी क्या। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि जो हमारा स्केलेटन मसल है ना, इसकी शेप कैसी होती है? तो इसकी शेप होती है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप होती है। इसके अंदर स्ट्रिप्स नहीं होती, होती हैं इसके अंदर स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, इसमें नहीं होती, नो स्ट्रिप्स। अब स्ट्रिप्स से मैं क्या कह रहा हूँ, क्या मतलब है स्ट्रिप्स का? इसका मतलब डायग्राम से देखो, जैसे हमारे स्केलेटन मसल है, वो लगभग सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ऐसे। कैसे होती है? ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसे लाइनें होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं स्ट्रिप्स, इन्हीं लाइनों को। ठीक है, अब इन लाइनों के बीच में क्या होता है? एक एक डॉट होता है। अब ये डॉट क्या है? ये होता है न्यूक्लियस। यही है हमारे सेल्स का ब्रेन। क्या है ब्रेन? न्यूक्लियस। तो ये क्या होगी? हमारे स्केलेटन मसल स्ट्रिप्ड मसल्स होगी, और उनके अंदर मल्टी न्यूक्लियस हो गया, हर स्ट्रिप के बाद एक न्यूक्लियस है। तो एक क्या हो गया? ये मल्टी न्यूक्लियर, मल्टी न्यूक्लियर। ठीक है, मल्टी न्यूक्लियस हो गया। तो ये था हमारा ऑल अबाउट स्केलेटन मसल। अब इससे भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे जब हम साइटोलॉजी करेंगे ना, साइटोलॉजी में टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो मस्कुलर टिश्यू है ना, एनिमल टिश्यू, उसके अंदर ये दोबारा टॉपिक आएगा। उसके अंदर टिश्यू को आधार बना के, टिश्यू को बेस बना के पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिर्फ मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्केलेटन मसल। फिर जो स्मूथ मसल है, उसके अंदर स्ट्रिप्स नहीं होती। ठीक है, वो कुछ कुछ ऐसे होती हैं इस शेप की। यानी देखा जाए तो वो तूने देखा है, जैसे गाय सानी खाती है, खाती है। अब सानी को खाने से पहले उसको काटते हैं, किससे काटते हैं? चरखे से, चरखे से काटते हैं। तो चरखे की शेप की होती है, या फिर हम कह सकते हैं गाजर के शेप की, कैरेट, कैरेट शेप, इस शेप की होती है। ये किस शेप की होती है स्केलेटन? ये होती है हमारी सिलेंड्रिकल शेप। इसके अंदर स्ट्रिप्स होती हैं और मल्टी न्यूक्लियर है, यानी कि काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं। पर स्मूथ मसल बिल्कुल अपोजिट है इसकी, इसके अंदर स्ट्रिप्स नहीं होती, और इसके अंदर सिर्फ एक एक ही न्यूक्लियस होता है। एक ये रहा न्यूक्लियस, और एक ये रहा। तो ये क्या हो गया? यूनि न्यूक्लियर। ठीक है, और इसकी शेप होती है कैरेट शेप, चरखे की शेप, या फिर स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप। सो आई गेस यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और कोई डाउट रह जाए ना भाई तो कमेंट किया करो। कमेंट्स के अंदर आपकी डाउट दिखती ही नहीं है मुझे, तो मैं कैसे समझूं कि भाई किसको समझ आ रहा है, किसको नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। फिर अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब देखो, ये नॉन वॉलेंट्री है, यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, नॉट इन अवर कंट्रोल। तो कौन सी ऑर्गन में ये होंगी? ये होंगे हमारे लीवर में, हार्ट में, हार्ट में होगी ना, हमारे कंट्रोल में थोड़ी है। लंग्स में, एलिमेंट्री कैनाल में, ईसोफेगस में, लीवर में, इंटेस्टाइन में, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, एयर ट्रैक में, एयर ट्रैक में, या फिर ईसोफेगस में, हमारा फूड पाइप। तो इन सब के अंदर कौन सी मसल होगी? हमारी स्मूथ मसल। फिर बारी आती है हमारी कार्डियक मसल में। अब कार्डियक मसल एक ऐसी मसल है जिसके अंदर स्मूथ मसल भी मिलती है और स्केलेटन मसल भी मिलती है। यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद जो मसल हमें बनती है ना, वो बनती है हमारी कार्डियक मसल। और ये सिर्फ हमारे हार्ट में मिलती है। ठीक है, अब हम ये कर ही रहे हैं तो इसकी शेप वगैरह देखते हैं। अब मैंने कहा ना कि इसके अंदर स्मूथ भी होता है और इसके अंदर स्केलेटन भी होता है, तो वो कैसे होता है वो हम देखेंगे इसकी शेप की वजह से। अब देखो, जैसे स्मूथ थी ना, स्मूथ मसल इस शेप की थी, है ना, और वो थी
स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल शेप की। तो ये बिल्कुल इन दोनों को मिक्स कर दो, यानी टेढ़ा कर दो और थोड़ा थोड़ा सिलेंड्रिकल बना दो। ये कौन सी होगी हमारी? कार्डियक मसल होगी हमारी। फिर इसके अंदर ब्रांचेज होती हैं, यानी कि स्ट्रिप्स तो होगी, ये कौन सी, ये क्या होगी हमारी? ब्रांचेस। इस टाइप से ब्रांचेस होती हैं, ये क्या होगी? ब्रांच। सिंगल न्यूक्लियस और स्ट्रिप्ड मसल। स्ट्रिप्ड मसल। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना ये। तो इसको याद रखने में अब आसानी होगी। क्या इसमें फटीग होती है? कमेंट कर देना कि क्या तुम्हारा जब दिल धड़कता है तो उसके अंदर थकावट फील होती है? तो उसके अंदर थकावट फील नहीं होती, फटीग नहीं होती। और ये सिंगल न्यूक्लियर होती है, सिंगल न्यूक्लियाई इसके अंदर होता है। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे एक टिश्यू के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, ये मतलब है सिंगल न्यूक्लियस का। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है जो कि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट मसल क्या कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है हमारी बॉडी में? स्मॉलेस्ट मसल। तो देखो, स्मॉलेस्ट मसल और स्मॉलेस्ट बोन, अगर तुम्हें बोन याद है ना कि स्मॉलेस्ट कौन सी थी, तो मसल तो तुम्हारे दाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो बोन थी हमारी स्टेपीज। स्टेपीज थी ना, कहाँ मिलती थी? मिड ईयर में। मिड ईयर में। तो सिमिलर वे में जो हमारी स्मॉलेस्ट मसल है ना, वो है हमारी स्टेपेडियस। स्टेपेडियस, देखो सेम नाम है ना, स्टेपीज स्टेपेडियस। ये कहाँ मिलती है? ये भी मिड ईयर में मिलती है। तो ऐसे देखो कनेक्ट करके पढ़ोगे तो इजीली याद रहेगा। ठीक है, तो कौन सी होगी हमारी स्मॉलेस्ट मसल? स्टेपेडियस। फिर आती है हमारी लार्जेस्ट मसल। लार्जेस्ट मसल। लार्जेस्ट मसल का क्या मतलब है? यानी कि सबसे लार्ज मसल। तो वो कौन सी होती है हमारी? थाई की। थाई। थाई क्या होता है? हमारे हिप से लेकर के हमारे घुटने तक का एरिया, हमारे घुटने तक का एरिया को बोलते हैं थाई। हिप से लेकर के घुटने तक का एरिया, ये होती है हमारी थाई। तो वो मसल कौन सी होती है हमारी? लार्जेस्ट मसल। फिर इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सार्टोरियस। क्या होता है? सार्टोरियस। ये क्या थी? स्टेपेडियस। ये क्या है? सार्टोरियस। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है? वो होगी हमारी हिप मसल। क्या नाम होगा? गैलेक्टस मैक्सिमा। गैलेटियस मैक्सिमस। ठीक है। अरे यहाँ भी लॉन्ग लार्जेस्ट लिख दिया क्या? यहाँ पे आएगी लॉन्गेस्ट। हमारी सबसे लंबी जो मसल है ना, वो है हमारी थाई की। क्या नाम है? सार्टोरियस। हमारी लार्जेस्ट मसल जो है वो हो गई हमारी हिप मसल। सबसे बड़ी मसल है। अगर तुम्हारी हिप मसल को ऐसे एक्सटेंड करोगे ना, तो सबसे बड़ी मसल यही हो जाएगी। क्या नाम है उसका? ग्लैटियस मैक्सिमम, मैक्सिमस। ये पूछा जाता है। ये काफी बार पूछा जाता है क्योंकि इसका नाम थोड़ा अजीब सा है। और लॉन्गेस्ट में और लार्जेस्ट में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये दोनों अलग अलग लिख के बताए हैं। ठीक है। फिर आती है हमारी स्ट्रोंगेस्ट मसल। स्ट्रोंगेस्ट। तो स्ट्रोंगेस्ट मसल होगी हमारी लोकजा। लोकजा वाली मसल। यानी कि जो मसल हमारे फेस को ऐसे लॉक और इंटरलॉक करती है ना, खोलती है बंद करती है, तो वो कौन सी होती है? हमारी लोकजा। ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल है, इसका लगभग 2 से 3 हजार तक का पीएसआई तक का बाइट फोर्स होता है। बाइट फोर्स किस पे डिपेंड करता है? लोकजा वाली मसल पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। फिर एक क्वेश्चन आता है लायन, और एक होता है टाइगर। अब इन दोनों में किसका लोकजा ज्यादा स्ट्रोंग है, यानी कि किसकी मसल ज्यादा स्ट्रोंग है, यानी कि किसका बाइटिंग फोर्स ज्यादा है? तो बाइटिंग फोर्स ज्यादा है टाइगर का। लोयन का उसके मुकाबले थोड़ा सा बाइटिंग फोर्स कम रह जाता है। पर फिर भी किंग लोयन है। क्यों है? वो उसके एटीट्यूड की वजह से है। किंग को अगर कोई काम हो गया ना कि मुझे ये शिकार करना है, तो किंग उसका शिकार करेगा। ठीक है, पर टाइगर के साथ ऐसा नहीं है। अगर शिकार भाग रहा है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर किंग ने एक बार जो ठान ठान लिया ना कि मुझे ये करना है, तो वो करना है। अगर इसने ठान लिया कि इस एरिया में मुझे अपना साम्राज्य बढ़ाना है, तो वो जाके अटैक करेगा। वो वहां पर अटैक करेगा, जो उसने ठान लिया वो करेगा। इसी एटीट्यूड की वजह से वो किंग है और टाइगर किंग नहीं है। ठीक है, पर फिर भी लोगों का फेवरेट क्या है? टाइगर।
वो अपनी अपनी चॉइसेस के ऊपर होता है। ठीक है, तो स्ट्रोंगेस्ट मसल कौन सी होगी? लोकजा। फिर आती है हमारी वीकेस्ट मसल। वीकेस्ट मसल ये होती है हमारी सिलियरी मसल। ठीक है, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, ये हमारी आई में होती है, आईज में होती है। कहाँ से बनती है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एम्ब्रियो। क्या होता है? एक्सोडर्म या फिर एक्टोडर्म। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? हमारी वीकेस्ट मसल भी हो गई। और ये काम क्या करती है? हमारे जो आई लेंस होता है ना, इसको कंट्रोल करती है। कौन करती है? सिलियरी। क्या है? वीकेस्ट मसल। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? स्मॉलेस्ट मसल, क्या नाम है? स्टेपेडियस। फिर हमने पढ़ा लॉन्गेस्ट मसल, सबसे लंबी मसल कहाँ मिलती है? हमारी थाई में। क्या नाम है? सार्टोरियस। फिर देखा लार्जेस्ट मसल कहाँ मिलती है? हिप्स में। क्या नाम है? ग्लैक्टियस मैक्सिमस। ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है। फिर हमारी स्ट्रोंगेस्ट मसल कौन सी है? लोकजा। फिर हमारी वीकेस्ट मसल कौन सी है? हमारी सीलियरी मसल। कहाँ मिलती है? आई में। फंक्शन क्या है? आई लेंस को कंट्रोल करती है। यानी कि हमारी आई लेंस छोटा बड़ा इलोंगेट और या फिर छोटा या बड़ा साइज करता है ना, वो सीलियरी मसल ही करती है। ठीक है, फिर तुमने देखा होगा कि जो हमारी मसल है वो रेड कलर की है। रेड कलर की तो है हमारी मसल। रेड रेड ही तो है। कंफर्म कर लो। रेड ही है। तो वो रेड कलर किसकी वजह से है? तो वो है मायोग्लोबिन की वजह से। मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक काइंड ऑफ पिगमेंट है। पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट वो होता है जो कलर प्रोवाइड करता है। कलर प्रोवाइड। तो जो हमारी मस्कुलर सिस्टम है उसको रेड कलर देने वाला पिगमेंट है मायोग्लोबिन। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन में भी मायोग्लोबिन वगैरह का यूज होता है। तो ये क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। मायो तो देखो, मैंने कहा था मायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम, तो इसके अंदर क्या आ रहा है? मायो। और ग्लोबिन क्या हो गया? हमारे ब्लड से रिलेटेड। ठीक है, तो मायो हो गया हमारे मसल से रिलेटेड। तो मायोग्लोबिन क्या हो गया? हमारी मसल्स को पिगमेंट देने वाला, यानी कलर प्रोवाइड करने वाला। कौन सा कलर? रेड कलर। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि हमारे ब्लड को रेड कलर कौन देता है? अब ये तो मसल था। ब्लड को कौन देता है रेड कलर? तो उसको देता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? एक तो ये हमारा पिगमेंट है, यानी कि ब्लड पिगमेंट है, ब्लड को रेड कलर देता है। दूसरा, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट से क्या मतलब है? ये हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स के थ्रू। कौन करता है? हीमोग्लोबिन ही ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रेवल करवाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने में हमारे लंग्स की हेल्प कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, फिर प्लांट्स के अंदर ग्रीन ग्रीन कलर कौन देता है? उसको ग्रीन कलर देता है क्लोरोफिल। अगर ऑप्शन में क्लोरोफिल ना हो तो इसके दो तीन ऑप्शन और होते हैं। वो जब हम साइटोलॉजी पढ़ेंगे ना, साइटोलॉजी तब डिटेल में करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है साइटोलॉजी, थोड़ी हार्ड लगेगी क्योंकि नए नए नाम होंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से देखिए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा हमारा साइटोलॉजी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर मस्कुलर सिस्टम। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू आर फ्री टू आस्क। ओके, अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे जो है हमारा स्किन। स्किन। तो स्किन जो है हम सबको पता है, स्किन एक हमारा ऐसा ऑर्गन है जो हमारे मसल्स को कवर करता है। मसल्स को कवर करता है। ठीक है, फिर मसल्स को कवर करता है ये। फिर हमारी जो बॉडी है ना, एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में 2 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कवर कर लेती है हमारी स्किन। यानी कि किसी के शरीर से स्किन उतार दोगे और उसको ऐसे ग्राउंड पे फैला दोगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर स्क्वायर एरिया वो कवर कर लेगी। अब ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये मैंने बताया। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन, हमारे एम्ब्रियो के किस लेयर से स्किन का प्रोडक्शन होता है? हमारे एम्ब्रियो के 3 लेयर होती हैं, आउटर मोस्ट, मिडल और इनर मोस्ट। आउटर मोस्ट हो गई हमारी एक्टोडर्म, मीजोडर्म मिडल लेयर, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर से बनती है स्किन। आउटर मोस्ट लेयर जिसका क्या नाम होता है? एक्सोडर्म या फिर एक्टोडर्म। ठीक है, इनसे बनती है स्किन। तो याद रखना, बोन किससे बनती है, मसल किससे बनती है। ठीक है, ये दोनों फटाफट कमेंट में बता दो कि बोन कौन सी लेयर से बनती है एम्ब्रियो के, और मसल कौन सी लेयर से बनती है।
पता चलता रहेगा कि कितनी प्रिपरेशन हो रही है कितनी नहीं हो रही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि स्किन की स्टडी को क्या बोलते हैं। इसकी स्टडी को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। ठीक है, अब स्किन की दो लेयर होती हैं, एक डर्मिस और एक दूसरी। ठीक है, तो डर्मिस से ही कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हो क्या, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, क्या बताया मैंने, इसकी दो लेयर होती हैं, एक तो डर्मिस, एक एपिडर्मिस। ठीक है, अब देखो डर्मिस इसमें भी आ रहा है और डर्म इसमें भी आ रहा है, तो यानी डर्मेटोलॉजी क्या होगी, स्टडी ऑफ स्किन। फिर उसका स्पेशलिस्ट हो गया डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, फिर स्टडी ऑफ ब्यूटी क्या होती है, कैलोलॉजी। क्या होती है, स्टडी ऑफ ब्यूटी। स्टडी ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए डाले जा सकते हैं। डर्मेटोलॉजी तो होगी स्टडी ऑफ स्किन, और कैलोलॉजी होगी स्टडी ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो इन चीजों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। फिर जो हमारा स्किन है ना, वो एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। लार्जेस्ट ऑर्गन। लार्जेस्ट ऑर्गन। अब ये सुनते ही क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर वो तो लीवर होता है ना। ये क्वेश्चन आना चाहिए था, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, क्वेश्चन आना चाहिए था। तो उसका आंसर ये है कि जो हमारा लीवर है ना, वो लार्जेस्ट ऑर्गन है, बट वो इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है। ऐसे कंफ्यूज करता है एग्जाम में, लार्जेस्ट ऑर्गन में लीवर भी देगा और लार्जेस्ट ऑर्गन में स्किन भी देगा। ठीक है, अब लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा है तो उसका आंसर होगा स्किन, और लार्जेस्ट इंटरनल इंटरनल अगर बोल दिया ना तब उसका आंसर होगा लीवर। तो ऐसे कंफ्यूजन करेगा एग्जाम में, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनते हैं कि जो स्किन है ना, स्किन हमारे काम क्या करती है, स्किन मतलब क्यों हमें हमारे हमें बॉडी बॉडी को स्किन की नीड क्यों है। अगर स्किन ना हो तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्किन की इंपॉर्टेंस, स्किन के फंक्शन, स्किन की नीड क्या क्या है। ठीक है, पहला तो प्रोटेक्शन। देखो, जैसे तुम बाहर जाते हो, कितनी धूल मिट्टी पोल्यूशन वगैरह है ना। वो पॉइजन भी होता है उनके अंदर, पैथोजेंस भी होते हैं उनके अंदर। कई बार पेस्टिसाइड वगैरह खेतों में यूज करते हैं तो वो भी वातावरण में फैल जाता है ना। तो इन सब चीजों को डायरेक्ट ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होने देने का काम किसका है, स्किन का है। अगर प्रोटेक्शन चाहिए हमारी स्किन स्किन को, हमारे ब्लड को, तो स्किन उसको प्रोटेक्ट करेगी। यानी कि डायरेक्ट इन्वायरमेंट से, डायरेक्ट पानी के थ्रू कुछ भी स्किन के अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो क्या करती है, हमारी प्रोटेक्शन करती है। फिर ये जो है वाटर प्रूफ होती है। अब इससे क्या मतलब है, देखो तुमने पानी कभी हाथ में लिया है, ऐसे कहते हैं चुल्लू भर पानी लो। चुल्लू भर पानी लो या एक एक हथेली जितना पानी लो। वो आप एक हथेली जितना पानी यहाँ रखोगे ना, तो वो आपके हाथ एब्जॉर्ब नहीं करेगा उसको। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आर पार पानी चला जाएगा और ब्लड में डायरेक्ट पानी मिक्स हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे क्या शो होता है कि हमारी जो स्किन है ना वो वाटर प्रूफ है। अगर वाटर प्रूफ नहीं होगी ना, तो तुम देखो कितने गंदे और बैक्टीरिया से भरे हुए पानी को भी टच करते हो, है ना। वो तो डायरेक्ट मिल जाना चाहिए था पानी के थ्रू, है ना। वो क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हमारी स्किन वाटर प्रूफ है, इसलिए वो ब्लड के अंदर डायरेक्ट मिक्स नहीं होने देती स्किन। इसलिए स्किन के दो फंक्शन क्या हो गए, एक तो प्रोटेक्शन, एक हो गया वाटर प्रूफिंग का काम। ठीक है, फिर वाटर प्रूफ है ये, परंतु इसके अंदर से फिर भी हमारा स्वेट रिलीज होता है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि स्वेट के अंदर तो पानी तो होता है मेजोरिटी, क्या होता है स्वेट के अंदर, एक तो वाटर होता है और एक एक्सेस साल्ट होता है। इन्हीं से तो बनता है, और हल्का फुल्का यूरिया भी होता है। ठीक है, तो इन्हीं से स्वेट बनता है हमारा। तो अगर ये वाटर प्रूफ है तो ये कैसे निकलता है, ये निकलता है स्वेट ग्लैंड की वजह से। स्वेट ग्लैंड की वजह से, ग्लैंड ना हो ना तो ये निकलने ना दे। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड की वजह से हमारा स्वेट स्किन से रिलीज होता है, स्वेट ग्लैंड की वजह से। अब स्वेट स्वेट ग्लैंड काम क्या करता है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे गर्मियों में तुम भागते हो, जॉगिंग करते हो, या फिर सर्दियों में भागते हो, जॉगिंग करते हो, तो क्या होता है, तुम्हारा स्वेट रिलीज होता है। अब जॉगिंग करते टाइम क्या हुआ, तुम्हारी बॉडी हीट अप होगी, हीट होगी। अब उसको नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज में रखने के लिए उसको ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने के लिए हमारे स्वेट रिलीज होंगे। स्वेट रिलीज होंगे तो हमारी बॉडी पे स्वेट स्वेट सा हो जाएगा। वो इवेपोरेशन शो करके हमें ठंडक फील करवाएंगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन से होगा ये सारा सिस्टम। ठीक है, फिर ये दो हो गए। अब तीसरा फंक्शन क्या है, एक ये एक्सक्रीशन का वर्क करता है। क्या एक्सक्रीट करता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को। एक्सक्रीट मतलब हमारे बॉडी से बाहर फेंकना। क्या बाहर फेंकता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकता है। कैसे फेंकता है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट।
स्वेट के अंदर पानी और एक्सेस साल्ट और कुछ चीजें होती है जो हमारी बॉडी को नीड नहीं होती, जिनकी जैसे यूरिया, इन सबको स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसीलिए ऐसे बोलते हैं कि चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, जितना हो सके दिन में एक बार, चाहे 15 मिनट चाहे 5 मिनट, आपको स्वेट आना चाहिए, आपको पसीना आना चाहिए। उससे क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्शन दिया, वाटर प्रूफिंग का काम किया और एक्सक्रीशन का काम किया। फिर ये एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। एब्जॉर्ब क्या करेगा, विटामिन डी। तुमने देखा है सर्दियों में तुम लोग बाहर बैठते हो, धूप सेकते हो, क्यों सेकते हो, क्योंकि विटामिन डी लेते हैं। विटामिन डी की जरूरत होती है हमारी बॉडी को, क्यों होती है, अगर विटामिन डी ना हो तो हम कैल्शियम नहीं ले पाएंगे। कैल्शियम को फूड से सिंथेसाइज करने का काम होता है विटामिन डी का, यानी कि फूड से कैल्शियम को अलग करना किसका काम है, विटामिन डी का काम है। अगर ये कम हो गया तो हमारे शरीर में कैल्शियम नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा तो बोन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हमें बोन्स की इलनेस होगी, रिकेट वगैरह हो जाएंगी, है ना। तो उस सब के लिए विटामिन डी जरूरी है। फिर क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि स्किन हमारी विटामिन डी को एब्जॉर्ब कैसे करती है। तो वो एक कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल उसकी हेल्प से करती है। अब इस कोलेस्ट्रॉल का नाम इंपॉर्टेंट है कि गुड कोलेस्ट्रॉल का पार्ट होता है ये, यानी कि यूजफुल कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारी बॉडी को जरूर चाहिए। अगर ये ना हो तो हम सनलाइट से विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो विटामिन, ऐसा विटामिन जो सनलाइट से विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करे, तो वो कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, हाईलाइट कर लो इसको, या इंपॉर्टेंट लिख लो, अंडरलाइन कर लो, इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, फिर हमारी स्किन जो है इतना इतने फंक्शन कर चुकी, ये चारों फंक्शन मेन है। फिर इसका एक मेन फंक्शन है रिलीजिंग वर्क। एक था एक्सक्रीशन वर्क, एक है रिलीजिंग वर्क। एक्सक्रीशन तो हो गया हमारा वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना, बॉडी से बाहर फेंकना। रिलीजिंग वर्क का मतलब है हमारे हॉर्मोन्स को रिलीज करना, हॉर्मोन्स को रिलीज करना। अब ध्यान देना, ये हॉर्मोन्स को रिलीज कर रहा है, हॉर्मोन्स को क्रिएट नहीं कर रहा, हॉर्मोन्स को जनरेट नहीं कर रहा, हॉर्मोन्स को फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रहा, ये सिर्फ हॉर्मोन्स को रिलीज कर रहा है। और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये बेसिकली स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड रिलीज करता है, और एक हार्मोन भी रिलीज करता है। अब वो मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी हम उस हार्मोन के चैप्टर में उसको दोबारा करेंगे, तब उसको डिटेल में देखेंगे। अभी ऐसे काफी सारे बताने लग गए तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि ये हार्मोन को रिलीजिंग में काम करता है, पर उसको क्रिएशन में काम नहीं करता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रिलीजेज हॉर्मोन्स। ठीक है, तो उसके अंदर स्किन का नाम भी होगा। रिलीज लिखा है तो स्किन होगा, क्रिएट लिखा है तो स्किन नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये याद रखना। फिर एक हार्मोन होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम हार्मोन। ठीक है, एंजाइम, एंजाइम होता है ये लाइसोजाइम एंजाइम। अब लाइसोजाइम एंजाइम मैं पहले भी करा चुका। किसमें कराया था मैंने, टीयर्स, टीयर पढ़े थे ना, सलाइवरी पढ़ा था, सलाइवरी ग्लैंड, इनके अंदर पढ़ा था। लाइसोजाइम एंजाइम सलाइवा में मिलता है, टीयर में मिलता है। काम क्या करता है ये, काम करता है ये एंटीबायोटिक का काम करता है, एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। पैथोजेंस होते हैं ना, पैथोजेंस को, बैक्टीरिया को, इन सबको किल करने का काम करता है। तो जैसे जैसे हमारा स्वेट रिलीज होता है ना स्किन से, तो वो क्या काम करता है, पैथोजेंस को मार देता है। इसीलिए तुमने देखा होगा, जैसे मान लो कई बार घमौरिया हो जाता है, घमौरिया, ठीक है, फुंसियाँ हो जाती है हमारी कमर में, हाथ पैरों पे। कई बार क्या होता है, वो सिंपल हल्की फुल्की रनिंग से या पसीना हल्का फुल्का आने से वो ठीक हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारे स्वेट ग्लैंड में लाइसोजाइम एंजाइम है, इसलिए वो ठीक हो जाती है। फिर ये और कहाँ मिलता है, सलाइवा मिलता है। जैसे तुमने देखा होगा कुत्ते बिल्ली हैं, उनको चोट लग जाए तो वे अपने घाव को जहां तक अपनी जीभ पहुंचा सकती है, अगर वहां तक घाव है तो वो ठीक हो जाएगा। मतलब अपने घाव को चाट लेंगे ना वे, तो वो घाव ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम है, इसी वजह से हो जाएगा। इसीलिए हमने देखा है कि कई बार अगर उनके सिर पे लग जाए तो उनकी डेथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि सलाइवा सिर तक नहीं पहुंचा सकते वे, सिर को थोड़ी ना चाट लेंगे, इसलिए वे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन से हमारी स्किन के ऊपर, ठीक है, कि वो क्या काम करती है, कैसे काम करती है, फंक्शन क्या है। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे 2 मीटर स्क्वायर इतना एरिया कवर करती है हमारी स्किन।
इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर हमारी स्किन हैंडल कर सकती है, तो उसका आंसर है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर हमारी स्किन आराम से हैंडल कर सकती है। जैसे तुम सर्दियों में नहाते हो 35 से 36 डिग्री 40 डिग्री तक का अगर टेम्परेचर है ना पानी का, तो तुम्हें जलन फील नहीं होगी। इससे ज़्यादा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, वैसे वैसे तुम्हारी स्किन ही रजिस्ट करने लग जाएगी कि भाई ठंडा पानी मिला लो, ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो इतने टेम्परेचर तक वो फीस फेल मतलब बियर कर सकती है, हैंडल कर सकती है। फिर क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑर्गन हमारे सबसे ज्यादा टेम्परेचर को हैंडल कर सकता है। तो उसका आंसर क्या है, हमारी हथेली, क्या है, हमारी पाम, प्लस हमारी जो ये ताल होता है ना, हमारी जीभ और अंदर बक्कल कैविटी वाला जो स्किन वाला पार्ट होता है, एक हमारा वो, यानी कि हमारा माउथ। ये दोनों हैं जो कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर को हैंडल कर सकते हैं। माउथ हमारा लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक टॉलरेट कर सकता है टेम्परेचर को। ठीक है, और कैसे कर सकता है, तुमने देखा है शादी वगैरह में जाते हैं, गर्मा गर्म गुलाब जामुन देख के पानी आने लग जाता है, पता होता नहीं गर्म है, सीधा उठाया खा लिया, रुका तो गया नहीं, है ना। फिर ऐसे हवा मारते हैं पर बाहर नहीं निकालते उसको, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने हमारा जो माउथ है ना वो 50 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को हैंडल कर सकता है, इसीलिए हम इतना गर्म लगभग खा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो गए, पाम हो गया और हमारा माउथ हो गया, ये दोनों टॉलरेट कर सकते हैं। फिर पाम, जैसे हमने लोअर लेग है, जैसे हमारा एक तो पाम हो गया, हमारी हथेली के ऊपर ये होता है ना एरिया, ये हो गया। फिर सिमिलर ये हमारे पैर में भी होता है, तो ये दोनों टेम्परेचर बहुत ज्यादा सहन कर सकते हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा वे जो नीचे आग लगाते हैं, कोयला वगैरह रखते हैं और ऊपर से भागते हैं, है ना, वो भागते हैं इसीलिए भाग पा रहे हैं क्योंकि वे जो हमारी लोअर लेग का पार्ट है ना वो टेम्परेचर फेस कर सकता है, इसीलिए भागते हैं, वरना इतना पागल कोई नहीं है। ठीक है, फिर जो हमारे पाम है, हमारी लोअर लेग है, इनके अंदर स्वेट ग्लैंड नहीं होता, स्वेट ग्लैंड नहीं होता, इनके अंदर स्वेट ग्लैंड नहीं होता। तभी तुमने देखा होगा तुम्हारा हाथ बंद रखो, खोलो, बंद करो, खोलो, पसीना नहीं आएगा, कितना ही काम करवा लो इससे पसीना नहीं आएगा। पर फिर भी पसीना आता है, कब आता है, हीट से आता है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे, हम देखेंगे स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड के थ्रू पसीना नहीं आता। वैसे जैसे तुम लोग ऐसे हाथ पकड़ के चलोगे, तुमने देखा होगा पार्क वगैरह में बच्चे हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं, करते क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हाथ पकड़ के बैठते हैं तो उनके हाथों में पसीना आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उनके बॉडी हीट की वजह से पसीना आया है, वो ग्लैंड की वजह से पसीना नहीं आया है। तो उसको काउंट नहीं करना, हमारे इन दोनों ऑर्गन्स के अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं मिलते। ये था मेन क्वेश्चन। ठीक है, सो आई गेस नो वन हैव डाउट अप टू टिल नाउ। ठीक है, अब तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मैं यही गैस कर रहा हूँ, अगर डाउट है तो कमेंट करना, क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारी जैसे मसल थी, मसल दो प्रोटीन से बनती थी। ठीक है, सिमिलर वे में जो हमारी स्किन है, स्किन के अंदर भी दो प्रोटीन मिलते हैं, कौन से, एक तो कोलिजन प्रोटीन और दूसरा कैरेटिन, कैरेटिन प्रोटीन। ठीक है, कोलिजन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, यानी उसके स्ट्रक्चर में बनाए रखे स्किन को। कौन सा प्रोटीन काम करता है, कोलिजन, स्ट्रेंथ दे स्किन को। जैसे ऐसे तुमने हाथ पकड़ा, ऐसे खींच दिया, फटा नहीं फटा, ऐसे हाथ रखा, ऐसे रगड़ दिया, फटी स्किन नहीं फटी, क्यों नहीं फटी, क्योंकि इसके अंदर कोलिजन प्रोटीन है। ये क्या करता है, इसको स्ट्रेंथ देता है और अपने स्ट्रक्चर में बनाए रखता है। जैसे मैंने अपनी हथेली ऐसे किया, छोड़ते ही वैसे ही नॉर्मल, क्यों नॉर्मल, क्योंकि अपने स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। ये किसकी हेल्प से, कोलिजन प्रोटीन की हेल्प से। ठीक है, और कोलिजन प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा स्किन में ही मिलता है, सबसे ज्यादा स्किन में मिलता है कोलिजन प्रोटीन। फिर आता है हमारा क्रेटिन प्रोटीन, क्रेटिन प्रोटीन, अब तुमने तो काफी सुना ही होगा, ये जिम वगैरह जाते हैं क्रेटिन लेते हैं। ठीक है, अब जो क्रेटिन प्रोटीन है ये हमारे स्किन में मिलता है, जो येलो कलर देता है स्किन को। कौन देता है, क्रेटिन प्रोटीन की वजह से हमारी स्किन में येलो कलर होता है। फिर ये जो क्रेटिन प्रोटीन है ना, ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल इन वाटर, मतलब ये पानी के अंदर इतनी आसानी से नहीं घुलता। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी तुम जिम वगैरह जाओ तो हो सके उतना कम प्रोटीन लो, इसको नेचुरल थिंग से कंप्लीट कर लो, अलग से सिंथेसाइज हुआ हुआ प्रोटीन मत लो। क्यों, क्योंकि वो वाटर में इनसोल्यूबल है। ठीक है,
अब बाकी जिसकी जैसी मर्जी, साइंस ने तो बता दिया, कर दिया अपना काम, पर फिर भी ज्ञान की कमी की वजह से लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कुछ भी बोल देते हैं, और बच्चे 18, 20, 22, 23 साल तक के बच्चे क्या करते हैं, बिना खुद का दिमाग लगाए, बिना जानकारी लिए जो बोल दे कुछ कोई कुछ, उसी को मान लेते हैं। इसी वजह से आजकल हेट फैल रही है, क्योंकि खुद का ब्रेन यूज करते नहीं है। जिसने जो बोल दिया वही पत्थर की लकीर वही मान लेते हैं। ठीक है। तो हम थे क्रेटीन प्रोटीन पे, ये येलो कलर देता है और इनसोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है। फिर ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये मिलता है सींग में, यानी हॉर्न्स, एनिमल के सींग होते हैं उनमें मिलता है। हुप्स में मिलता है, बोले तो खुर, जैसे गाय है, गाय की सींग में, गाय के खुर में, इन दोनों में क्या होता है, क्रेटीन प्रोटीन होता है। या फिर हमारे नेल्स में, या हमारे हेयर्स में, इनके अंदर होता है हमारा क्रेटीन प्रोटीन। फिर फूड प्रोडक्ट में किस किस में होता है, सबसे ज्यादा तो होता है कैरेट में, किसमें, गाजर में। ठीक है। फिर होता है ये हमारी दालों में, दाल में। ठीक है। जैसे चने की दाल है, इसमें सबसे ज्यादा मिलता है, पर बाकी दालों में भी मिलता है। ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप नेचुरली खा के क्रेटीन प्रोटीन को ले सकते हो, एक्सटर्नल सोर्सेज से जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल सोर्सेज से लिया हुआ प्रोटीन लॉन्ग टर्म में काम नहीं आएगा, पर ये तो लॉन्ग टर्म में भी काम आएगा, क्योंकि इससे नेचुरली बिल्ड होगी बॉडी। ठीक है। अब जैसे हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड को कलर देता है, मायोग्लोबिन हमारे मसल्स को कलर देता है। ठीक है। क्रेटीन प्रोटीन हमारी स्किन को येलो कलर देता है, पर फिर भी उसको प्रोटीन बोलते हैं, उसको पिगमेंट नहीं बोलते। तो स्किन का पिगमेंट कौन सा होता है, मेलानिन। मेलानिन, ये है हमारा पिगमेंट, जो स्किन को डार्क या लाइट कलर देने का काम करता है, ब्लैक या व्हाइट कलर देने का काम करता है। कौन करता है, मेलानिन। जिसके अंदर जितना ज्यादा मेलानिन, मोर मेलानिन होगा, उसके अंदर उतनी ही डार्कनेस ज्यादा होगी, डार्कनेस ज्यादा होगी। यानी कि अफ्रीका की साइड जाओगे ना, तो उसकी साइड मेलानिन ज्यादा है उनके जीन्स के अंदर, इसी वजह से वे ज्यादा डार्क डार्क पीपल हैं। अमेरिका की साइड जाओगे, जर्मनी की साइड जाओगे, तो वहाँ व्हाइट पीपल हैं। क्यों है, क्योंकि उनके अंदर मेलानिन की कमी है। ठीक है। फिर मेलानिन काम क्या करता है, एक तो ये टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, टेम्परेचर को ट्रैप करता है। जैसे मान लो ठंडे वाले एरिया में जाओगे, तो ब्लैक कलर तुम्हें पता ही है सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है ना। पर मेलानिन खुद भी हीट को ट्रैप करता है। हीट को ट्रैप करने का काम कौन करता है, मेलानिन, ट्रैप हीट। इसलिए ये हमारी बॉडी का एक काइंड ऑफ टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है। फिर इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये यूवी लाइट है ना, यूवी रेज, जो हमारे सन से मिलती है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, उनको कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट देम टू हीट। इसीलिए जो मेलानिन हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब ये यूवी रेज अगर स्किन पे नहीं पड़ेंगी, तो ज्यादातर पिंपल्स और स्किन वगैरह की बीमारियां हमारे होंगे ही नहीं। इसलिए तुमने देखा होगा जो अफ्रीका के लोग हैं ना, वे ब्लैक बेशक हो, पर उनकी स्किन बहुत ही क्लियर होती है, बहुत ही अच्छी स्किन होती है। इसीलिए होती है क्योंकि उनके पास है मेलानिन, जो यूवी रेज को कन्वर्ट कर देता है हीट के अंदर, तो यूवी रेज का उनके ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखें अंग्रेजों को, यूएसए के पीपल को, जर्मनी या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग हैं वे व्हाइट होते हैं, उनके अंदर मेलानिन कम होता है, तो तुमने देखा होगा वे सन बाथ लेते हैं। सन बाथ यानी कि बीचेस वगैरह के पास जाके लेट जाते हैं। क्यों लेट जाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके शरीर में थोड़ी मेलानिन कलेक्ट हो। मेलानिन होगा तो हीट वगैरह उनके स्टोर स्टोर होगी शरीर में, टेम्परेचर उनका मेंटेन होगा, और जो यूवी लाइट से उनको डैमेज हो रहा है ना, वो हीट में कन्वर्ट होके उनकी स्किन को डैमेज ना करे। ठीक है। तो इसीलिए तुमने देखा होगा व्हाइट बेशक कितने ही हो, पर उनके अंदर पिंपल बहुत सारे होते हैं, स्किन के एलर्जीज बहुत सारी होती है, लाल लाल हो जाती है उनकी स्किन तुरंत ही, हल्का फुल्का ही डैमेज से ही। तो वो इसीलिए होती है क्योंकि उनके अंदर मेलानिन की कमी है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस थे किसके, हमारे मेलानिन के। फिर टैनिंग, तुमने सुना होगा, टैनिंग, टैनिंग भी हमें मेलानिन की वजह से ही होती है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि मेलानिन सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है हमारी बॉडी में, तो मोल होता है ना, मोल, तिल बोलते हैं हिंदी में, तिल। जैसे किसी के, जैसे ये हाथ है, ठीक है, किसी के हाथ के ऊपर यहाँ तिल हो जाए, ब्लैक कलर का डॉट, उसको तिल बोलते हैं, मोल बोलते हैं। मोल के अंदर सबसे ज्यादा मेलानिन मिलता है, और मेलानिन क्या है, जेनेटिकल होता है, जेनेटिक्स के अंदर होता है, किसके अंदर कितना मेलानिन होगा वो जेनेटिकल होता है। प्लस ये हॉर्मोन्स के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। अब कौन से हार्मोन से ये कंट्रोल किया जाता है, वो हम हार्मोन्स का स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर डिटेल में देखेंगे।
ठीक है, तो तुम देखो, मेलानिन जेनेटिकल होता है, परंतु हार्मोन से भी कनेक्ट किया जा सकता, कंट्रोल किया जा सकता है, पर मेजर तो ये जेनेटिकल ही देखा जाएगा। ठीक है, फिर ये हमने देखा ये यूवी रे से बचाता है। ठीक है, मोल के अंदर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जेनेटिकल होता है पर हार्मोन से भी कंट्रोल किया जा सकता है। टैनिंग इसी की वजह से होती है। बैलेंस करता है हमारी बॉडी हीट को। ठीक है, यूवी रेस को कन्वर्ट कर देता है हीट में, हमारे डैमेज होने से भी बचाता है सन से। तो ये थे हमारा जो मेलानिन। ठीक है, अब हमने देखा था कि जो मसल्स होती है ना उनको कलर देता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो मसल्स को रेड कलर देगा, ना इतना सा काम नहीं है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। जैसे तुम लोग एक्सरसाइज करते हो, मान लो किसी ने फर्स्ट डे रनिंग की, रनिंग करेगा तो उसको बहुत पेन फील होता है। वो क्यों होता है? इसकी वजह से होता है। कैसे होता है? अब देखो, जैसे तुमने रनिंग करी, ऑक्सीजन की कमी हुई तुम्हारे शरीर में, क्यों भागोगे? तो तुम्हारे फेफड़े जल्दी जल्दी धड़केंगे, लंग्स वगैरह जल्दी जल्दी काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए उनको अपना फंक्शन बढ़ाना पड़ा। हार्ट बीट भी जल्दी जल्दी तेज होगी। क्यों? क्योंकि ब्लड को पंप करने के लिए, अब शरीर गर्म हो गया, ब्लड गर्म हो गया, ब्लड को नॉर्मल भी तो रखना है, तो वो ज्यादा ज्यादा जल्दी ट्रेवल करके हो सकेगा टेम्परेचर कंट्रोल करने का। ठीक है, स्वेट्स भी जल्दी जल्दी रिलीज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि स्वेट्स चाहते हैं कि तुम्हारी बॉडी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज में रहे। ठीक है, तो ये सब काम होंगे। तब उस टाइम पे जब ऑक्सीजन की कमी होती है ना शरीर में, तो मायोग्लोबिन हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है। किस में ब्रेक डाउन हो जाता है इसका? एक तो एनर्जी में, प्लस में लैक्टिक एसिड। एनर्जी और लैक्टिक एसिड, तुमने देखा है हमारे शरीर में जब उस टाइम पे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो एनर्जी नहीं बननी चाहिए। ये हम देखेंगे डिटेल में, नेक्स्ट चैप्टर इसी का है, रेस्पिरेटरी का। तो रेस्पिरेटरी हमें एनर्जी देती है, अगर ऑक्सीजन ही कम हो गया तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। पर फिर भी मायोग्लोबिन है ना, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब ये ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, किसमें? एनर्जी में और लैक्टिक एसिड में। एनर्जी तो हम यूज कर लेते हैं बचे हुए एक्टिविटी करने में, और साइड ऑन द अदर हैंड हमें लैक्टिक एसिड हमें ड्रॉबैक में मिलता है। तो ये लैक्टिक एसिड ही है जो हमें पेन फील कराता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसका काम सिर्फ कलर देना नहीं है, इसका ये भी काम है लैक्टिक एसिड बनाना, इसी की वजह से हमें पेन फील होता है। सो आई गेस यू डोंट हैव एनी डाउट। अगर फिर भी डाउट रहती है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। यू ऑल आर फ्री एंड वेलकम। ओके, तुम सब फ्री हो और मोस्ट वेलकम हो, तुम सबका मोस्ट वेलकम है। तुम कभी भी किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है स्किन की लेयर पे। स्किन लेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है पर इंपॉर्टेंट है। तो स्किन की दो लेयर होती हैं, कौन सी? एक तो होगी एपिडर्मिस, और एक होगी हमारी डर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बनती है हमारी एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से बनती है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीन लेयर थी ना हमारे उसकी, किसकी? जाइगोट डिवाइड होके क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की तीन लेयर थी, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना एक्टोडर्म, उससे बनती है हमारी स्किन की एपिडर्मिस लेयर। और डर्मिस बनती है मीजोडर्म से, मीजोडर्म से। सो एपिडर्मिस बनती है एक्टोडर्म से और डर्मिस बनती है मीजोडर्म से। फिर एपिडर्मिस, ये वो वाली लेयर है, कौन सी वाली लेयर है? जो हमारे अपर स्किन है ना, अपर स्किन, अपर स्किन का पार्ट, वो सारी एपिडर्मिस में आती है। जैसे हमारे नेल्स, हेयर्स, रूट हेयर्स, ये सब जो है ना, ये सब इसके एपिडर्मिस वाली लेयर से बनते हैं स्किन के। ठीक है, जैसे डेड पार्ट हो गया, डेड पार्ट हमारी स्किन का डेड पार्ट क्यों है? क्योंकि जो हमारे डेड सेल बन जाते हैं ना, उनकी वजह से हमारी स्किन, डेड सेल तो होते हैं यार, कोई भी चीज अगर जिंदा है तो वो मरे तो भी। ऐसे हमारे सेल्स हैं, सेल्स कंटिन्यूअसली मरते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, मरते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। तो हमारे डेड सेल्स है ना, ये कई बार जो हमारे पफ हो जाता है ना, क्या पफ? जैसे मान लो ये तुम्हारी स्किन है, स्किन पे यहाँ पे चोट लगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा छाला सा बन जाता है, तो उस छाले के अंदर क्या होता है? हमारी डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, तो वो किसके अंदर होती है? एपिडर्मिस के अंदर का पार्ट है सारा। ठीक है, अब एपिडर्मिस का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती? कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। किसमें नहीं होती? एपिडर्मिस में नहीं होती। अब एपिडर्मिस में ब्लड वेसल का ना होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है।
कैसे है? देखो जैसे ब्लड वेसल नहीं है तो मैं थोड़ा सा नाखून जोर से चुबाकर भी ऐसे काट दूंगा ना, तभी भी ब्लड नहीं आएगा। पर अगर यहाँ पर ब्लड वेसल होती ना, तो हल्का सा करते ही ब्लड निकल आता। मैं यहाँ पे पेन भी ऐसे थोड़ा टाइट से भी करूंगा ना, तब भी ब्लड नहीं निकलेगा। पर अगर यहाँ ब्लड वेसल होती तो वो बिल्कुल निकलती। ठीक है, तो ये सब था हमारा एपिडर्मिस का। फिर आता है हमारा डर्मिस का, जो बनते हैं हमारे एम्ब्रियो के मीजोडर्म वाली लेयर से, यानी मिडल लेयर, मिड लेयर से बनता है। ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो डर्मिस से रिलीज होते हैं। जैसे पहला हो गया स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, अब ये हम पढ़ चुके हैं स्वेट ग्लैंड का काम क्या है, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करता है और डिटेल में देखा है हमने। फिर दूसरा क्या हो गया हमारा, पहला तो हो गया स्वेट ग्लैंड, दूसरा हो गया हमारा ये कौन सा, सेबेसियस ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड हमारा स्वेट रिलीज करता है, पसीना रिलीज करता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा सीबीसियस ग्लैंड है, वो हमारा ऑयल ग्लैंड है, यानी ऑयल रिलीज करेगा, ऑयल रिलीज करेगा। अब तुमने देखा होगा जैसे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं बच्चों के, टीनेज में ज्यादा होते हैं, तो वे कई बार शिकायत करते हैं ना कि पापा मम्मी या फिर फ्रेंड्स या जो भी है रिश्तेदार वगैरह हैं, जो भी उनकी देखभाल करते हैं, उनको क्या कहते हैं कि हमारे जो फेस है ना, फेस ऑयली ऑयली फेस हो गया। इसका क्या मतलब है, जो सेबेसियस ग्लैंड है ना, वो हमारे फेस में मिलता है और सबसे ज्यादा नोज के पास मिलता है। नोज के पास वाले एरिया में सबसे ज्यादा मिलता है, क्या मिलता है, हमारा सेबेसियस ग्लैंड मिलता है। फिर इसका काम क्या है, एक तो ये मॉइस्चर को कंट्रोल करता है, मॉइस्चर कंट्रोल। अगर बॉडी के अंदर मॉइस्चर नहीं है, वाटर लेवल पहले ही कम है, तो ऑयल रिलीज ज्यादा होगा, ताकि वो जो बचा हुआ मॉइस्चर है ना, वो वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि हमारे शरीर को तो मॉइस्चर की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, तो क्या करता है, मॉइस्चर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, फिर ये हमारे माइक्रोब से प्रोटेक्शन भी करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये दो फंक्शन करता है हमारा, मेजर फंक्शन ये दो करता है। कहाँ मिलता है, हमारे नोज के पास, कहाँ, फेस में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वन शॉट लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो अगर कुछ भी डाउट है तो आप बताइए। कल से जो है, मतलब एक दिन छोड़ेंगे, गैप देंगे, उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो ये सब पढ़ 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 के आना। बिना पढ़े आओगे तो मैं पीछे कुछ पूछूंगा तो तुम बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये पढ़ते रहोगे तो फायदे में रहोगे। तुम नहीं रहोगे, मैं भी फायदे में रहूंगा, वरना मुझे फिर से रिकैप करना पड़ेगा। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट का फेलियर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि टीचर ने कुछ कुछ कमी छोड़ दी। तो स्टूडेंट फेल नहीं होता, वहां टीचर फेल होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ो। ठीक है, अगर पढ़ने के बाद तुम्हारे मार्क्स कमाए ना, तब मुझे बोलो। पर तुम पढ़े भी नहीं, तब मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ना, एक दिन छोड़ने के बाद होगा, क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा एक्सक्रीशन कैसे काम करता है, कैसे हमारा वेस्ट बनता है और हम उसको फेंक देते हैं, कैसे हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो कल से हम यही करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय।